सभी दोस्तों को नमस्कार। संविधान पढ़ते हुए आ रहे हैं एक क्रमवार अध्ययन के रूप में, और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में उसका वर्णन किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से इतना एक परिचय देने के बाद में आप लोग समझ गए होंगे हम किसकी बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको बोर्ड पे भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। हम बात करना चाह रहे हैं मूल अधिकारों के बारे में। ठीक है, मूल अधिकार क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ मैंने लिखा हुआ है यूएसए, वो इसलिए कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं भारतीय संविधान में, उनको वस्तुतः उनको भारत के संविधान में जो मूल अधिकार लिए वो हमने यूएसए से लिए हैं। अमेरिकी संविधान से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनका, उससे हमने मूल अधिकारों को लिया है। ये मूल अधिकार हो गए, भाग 3 में जिक्र है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक इनका वर्णन मिलता है। इन मूल अधिकारों को सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, इनको भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, इनको भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अभी आप पूछोगे कि मैग्ना कार्टा क्या होता है, तो पहले मैं मैग्ना कार्टा बताऊं, इससे पहले कि मैं मैग्ना कार्टा बताऊं आपको, सबसे पहले बताता हूं कि ये मूल अधिकार, ये मूल वर्ड क्या है। ठीक है, बहुत बेसिक से पढ़ने की शुरुआत करते हैं। आपको जो मूल अधिकार में जो ये मूल शब्द होता है, ये क्या होता है। ठीक है, मूल का मतलब होता है कि एक प्रकार की नींव, एक आधार, बहुत बेसिक सी चीज। जैसे कि हम लोग जब मकान बनाते हैं तो ये मकान की सपोज करो दीवार है पूरी, एक ये मकान की दीवार है पूरी। ठीक है, ठीक है, तो जो इसके जो नीचे अंडरग्राउंड में इसके नीचे हम जो नींव भरते हैं ना, ठीक है, जिसके ऊपर ये खड़ी होगी, पूरी दीवार इसके ऊपर खड़ी होगी, तो वो मूल है। जिस प्रकार मूल अर्थात जड़, जैसे एक पेड़ की जड़ होती है, एक मूल होती है, उसी प्रकार से मकान की नींव है, पूरा मकान इसके ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, पूरा मकान इस चीज के ऊपर निर्मित है। तो ऐसे ही हम बात करें मूल अधिकार, अर्थात ऐसे अधिकार जिनसे व्यक्ति की व्यक्तित्व का अर्थात पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। ठीक है, वो मूल अधिकार जो आदमी का एक बहुत, मैं यूं कहूं कि हर आयाम पे विकास करता है, चाहे वो शारीरिक, चाहे वो बौद्धिक विकास हो, चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे वो नैतिक विकास हो, और चाहे फिर वो आध्यात्मिक विकास हो। ये विकास के जितने पहलू होते हैं, ठीक है, चाहे आपका मेंटल डेवलपमेंट हो, चाहे आपका ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, बुद्धि का विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, नैतिक विकास हो, आध्यात्मिक, तो ये विकास तब होगा जब हमें ये अधिकार मिलेगी, जब हमें आज़ादी मिलेगी एक किस्म से। ठीक है, आज़ादी भी एक लिमिट। तो ये अपने एक ऐसे अधिकार हैं, मूल अधिकार, मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूँ। मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो बहुत ही ज़्यादा आधारभूत होते हैं एक व्यक्ति को एक गरिमापूर्वक जीवन जीने के लिए, एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए। और ये अधिकार राज्य अर्थात हमारा जो देश है, हमारा जो संघ है, ठीक है, हमारा संविधान, और भी मैं और अच्छे शब्दों में कहूँ, हमारे संविधान ने हमारे देश के नागरिकों के लिए ये अधिकार प्रदान किए। ठीक है, ये अधिकार की गारंटी दी है कि भी राज्य जो है इन अधिकारों को सीमित नहीं कर सकता, राज्य इन अधिकारों को खत्म नहीं कर सकता। क्योंकि एक राज्य क्या है, राज्य शब्द को जरूर आप समझना है, मैं पढ़ाऊंगा वैसे आगे, पर थोड़ा सा बता देता हूँ। जो ये राज्य शब्द आ रहा है, यहाँ हम संघ की बात कर रहे हैं, संघ अर्थात इंडिया देश की बात। ठीक है, जो हमारी सरकार है, अब वो इस राज्य की विस्तृत परिभाषा में बताऊंगा, अभी आप समझो इसको। संघ देश जो है हमारा, वो हमारे नागरिकों के अधिकारों को हनन नहीं कर सकता, उनको वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में हम बात करेंगे कि वहां उल्लंघन हो सकता है, वो हम आगे बात करेंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ, आपको मेरे हिसाब से बेसिक चीज क्लियर हुई होगी।
ठीक है, ये हमारे संविधान द्वारा हमारे देश के नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है, एक गरिमापूर्वक जीवन जी सकता है। तो उनको हम मूल अधिकार कहते हैं। ये मूल अधिकार कहाँ है? मूल अधिकार जो है भाग 3 में है संविधान में। कौन कौन से आर्टिकल में उल्लेख है? आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक में इनका उल्लेख है। इनको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये मैग्ना कार्टा जो शब्द है इसको आप समझिए, मैग्ना कार्टा इसको क्यों कहते हैं वो जाननी बात जो है बहुत जरूरी है। ठीक है, उसको देखो सबसे पहले कि भाई इसको हमने मैग्ना कार्टा क्यों कहा है। ठीक है, भारतीय संविधान में इसको मैग्ना कार्टा हमने क्यों कहा है। देखो मैग्ना कार्टा एक्चुअल में क्या है, इसके पीछे छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ तो आपका तस्वीर और ज्यादा क्लियर होगी। जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में जो सन 1215 की बात है, 1215 के आसपास की बात है, वहां एक राजा था, उसका नाम था किंग जॉन। किंग जॉन मत समझना नॉर्थ कोरिया वाला तानाशाह, वो नहीं, ये भी था तो तानाशाही, उसी का ही भाई बंधु था ये था किंग जॉन। ये किंग जॉन बड़ा अत्याचारी राजा था, जनता के ऊपर अत्याचार करता था। और इस किंग जॉन जब राजा होते थे, तो मैं पहले की बात बताता हूँ, व्यवस्था कुछ नहीं होती थी कि भाई एक राजा है और उस राजा के अंडर में बहुत सारे सामंत काम करते थे। ठीक है, और इन सामंत को बोलते थे इंग्लिश में बैरन्स। ठीक है, सामंत 1 2 3 4, क्योंकि जैसे आज हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हुए हैं पीएम के पद पर, और जो सारे मुख्यमंत्री हैं अगर हम उनको सामंत माने, क्योंकि अकेले मोदी जी पूरे देश के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, हर एक राज्य पे उन्होंने एक सीएम को बिठाया हुआ है। आप समझिए इस बात को, मैं इस तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे सामंत हुआ करते थे। तो जो ये किंग जॉन था उस समय, वो अपने जो इसके सामंत थे, ठीक है, उन सामंतों के ऊपर वो बहुत भारी भरकम टैक्स लगाता था। ठीक है, ये किंग जॉन टैक्स लगाता था, अत्याचार उनके ऊपर करता था, अन्यायपूर्वक व्यवहार उनके साथ करता था। तो ये उससे दुखी थे। तो एक हालात ऐसी स्थिति बन गई कि ये सामंत इसके विरोधी हो गए। इन्होंने कहा कि हम राजा के अंडर में तभी काम करेंगे जब हमें लिखित में ये आश्वासन दिया जाए, लिखित में ये हमको बताया जाए कि भाई हमसे ज़्यादा टैक्स नहीं लिया जाएगा, हमारे साथ अन्याय और क्रूरतापूर्वक व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो सारे सामंतों ने इकट्ठा होकर के ये मिले और इन्होंने राजा के सामने मांग रखी, लेकिन राजा अत्याचारी था, राजा ने उनकी मांगों को नहीं माना। हालात ऐसे बने, सपोज करो ये आपका ब्रिटेन है और ब्रिटेन के साइड में ही फ्रांस है। ठीक है, तो फ्रांस ने इस ब्रिटेन के ऊपर अटैक कर दिया, इस राजा के ऊपर। फ्रांस ने जब फ्रांस ने अटैक किया तो ब्रिटेन का राजा संकट में आ गया। तो इसने बाहर से सैनिक मंगवाए, ठीक है, पड़ोसी राज्यों से, पड़ोसी देशों से सैनिक मंगवाए, उनसे भी बात नहीं बनी। फिर राजा को महसूस हुआ कि जो मेरे सामंत हैं, मुझे अपने लोगों के बिना जीतना मेरा असंभव है। फिर ये राजा जो है इन सामंतों के सामने झुक गया। और इंग्लैंड में एक नदी है, थेम्स नदी। ठीक है, इस थेम्स नदी के किनारे पे इन्होंने, इन सामंतों ने कुछ एक अधिकार पत्र लिखित में दिया। ठीक है, एक अधिकार पत्र दिया लिखित में कि भाई हमारे अधिकार ये हैं, आप इनको छीनोगे नहीं। और इस अधिकार पत्र के ऊपर साइन करे किसने? इस किंग जॉन ने। तो यहीं से ही इसको मैग्ना कार्टा कहा गया। जो ये अधिकार पत्र था इसको कहा गया मैग्ना कार्टा। ये एक्चुअल में लैटिन भाषा में लिखा गया था। ठीक है, आप इसकी तस्वीर भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो एक बार मैंने फोटो लगाई है, इसकी तस्वीर देख सकते हो। तो इस प्रकार से ये भी अधिकार पत्र थे। तो ये इसको इसलिए मैग्ना कार्टा भी क्या है, एक प्रकार का अधिकार पत्र, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको अधिकार पत्र बोलते हैं कि भाई ये अधिकार पत्र है। ठीक है, मैग्ना कार्टा की कहानी समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, क्या लिखा हुआ है, कैसे क्या चीजें हैं, इनको आप समझिए। इस मैग्ना कार्टा में ना ज्यादा समझने वाली बात नहीं, बस बेसिक बताऊं जी इसको मैग्ना कार्टा क्यों कहा। इस मैग्ना कार्टा में डिफाइन करने की कहानी बताइए। इसमें कुल 63 धाराएं थी। 63 धाराएं जो थी अलग अलग, किसी में लिखा हुआ था कि भाई आप हमसे ज्यादा टैक्स नहीं लोगे, किसी में लिखा हुआ था आप अन्यायपूर्वक व्यवहार नहीं। कहने का मतलब ये था कि भाई लिखित में इन्होंने अपना लिखित में ले लिया था कि भाई आप ये हमारे अधिकार हैं और इन अधिकारों के साथ आप छेड़छाड़ नहीं करोगे। तो राजा बेबस हो गया, राजा ने उस पर साइन कर दी। ठीक है, फिर धीरे धीरे उसमें बहुत सारे बदलाव हुए, अंततः वो एक प्रकार के मूल अधिकारों की श्रेणी में आने लगे।
चलिए, मूल अधिकार की डेफिनेशन समझ में आई, मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं वो समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं कि संविधान में क्या स्थिति है मूल अधिकारों की। तो वो संविधान की बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये बात क्लियर होगी कि भाग 3 के अंदर जिक्र है मूल अधिकारों का, और भाग 3 में हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जो है वो अपने अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक का वर्णन है। ठीक है, आपको पता होगा हमने आर्टिकल 1 से 4 तक भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में बात की थी। आर्टिकल 5 से 11 तक हमने नागरिकता के बारे में बात की, किसी किसको सिटीजनशिप मिलेगी। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं 12 से 35 तक, वो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम मूल अधिकारों के बारे में बात करेंगे। मूल अधिकारों की बात आपको समझ में आ गई इतनी बात। अब चलिए मूल अधिकारों के बारे में बात करते हैं। मूल अधिकार है क्या, मैं बता चुका हूँ कि भाई ऐसे अधिकार जो हमें एक गरिमा पूर्वक जीवन जीने के लिए एक अधिकार दिए जाते हैं। हमारी जो संसद है उन अधिकारों में वो बदलाव कर सकती है। ठीक है, कुछ खास बात बताता हूँ मूल अधिकारों के बारे में। ये मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को दिए जाते हैं। राज्य के विरुद्ध क्यों, राज्य अर्थात संघ अर्थात भारत देश अर्थात गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट कोई कानून बना रही है, ठीक है, तो मूल अधिकार में लिखा हुआ है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा, राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा या कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। कि आप कानून बनाओ ठीक है, लेकिन आप जो नागरिकों के मूल अधिकार हमने दे रखे हैं आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक में, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, राज्य ऐसा काम नहीं करेगा कि जिससे मूल अधिकार छीने उनके, बिल्कुल ठीक बात है। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म जाति लिंग, ठीक है, मूल वंश, इनके आधार भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, कुल मिला के ये निषेधात्मक प्रवृत्ति है, नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है, राज्य ये नहीं करेगा, राज्य वो नहीं करेगा, राज्य ऐसे नहीं करेगा, हर जगह नहीं नहीं आ रही है, निषेध, रोका जा रहा है राज्य को इन काम करने के लिए। क्यों, क्योंकि नागरिकों को अधिकार दिए हुए हैं, जो आज आज़ादी हमें दी हुई है। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको थोड़ी बताता हूँ, क्या ये असीमित है, क्या ये सीमित है, असीमित है? तो मैं आपको बताऊंगा कि जो मूल अधिकार हैं वो सीमित है। सीमित है मतलब उनकी कोई लिमिट है, ऐसा नहीं है आप किसी भी सीमा के बाहर जाकर के अपनी अपनी जो बाउंड्री को पार करोगे। ठीक है, अपनी जो हमें मूल अधिकारों की जो बाउंड्री है, मूल अधिकारों की आड़ में आप कुछ भी काम कर दोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, लिमिट है इनकी। दूसरी बात, क्या ये स्थायी है? मैं कहूँगा ये अस्थायी प्रवृत्ति के हैं। क्यों, क्योंकि कई बार मूल अधिकारों में भी बदलाव हुआ है। जैसे कि जो आर्टिकल 31 के अंतर्गत पहले संपत्ति का अधिकार दिया हुआ था, उस संपत्ति के अधिकार को बाद में खत्म कर दिया। अगर स्थायी होता तो खत्म नहीं होता, अर्थात अस्थायी है। ठीक है, एक बार बताता हूँ, जहाँ सैन्य शासन लागू होता है, मार्शल लॉ, जहाँ मार्शल लॉ लागू होता है, सैन्य शासन, मार्शल लॉ का मतलब होता है सेना का शासन। मान के चलो देश में किसी जगह पे बहुत ज्यादा दंगे हो जाएं या किसी कोई आक्रमण ऐसी स्थिति आ जाए, तो वहाँ क्या है, हम सेना को सौंप देते हैं। सेना सामान्य प्रशासन, जैसे हाँ डीसी बैठते हैं, अब सेना वहाँ का सारा तार संभालेगी। सामान्य स्थिति में क्या होता है, डीसी एक जिले को संभालता है, जिले की कमान संभालता है, ठीक है, डिप्टी कलेक्टर। तो इसमें क्या होगा, सेना अपने हाथ में ले लेगी सारा। तो जहाँ सेना का शासन होगा वहाँ पे मूल अधिकार लागू हों ये जरूरी नहीं है। ठीक है, वहाँ मूल अधिकारों को हम निलंबित भी कर सकते हैं। दूसरी बात, एक आपको ये बात जाननी है, अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, एनई स्टैंड्स फॉर नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352 याद होगा आपको, आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगती है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान कुछ मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, आर्टिकल 20-21 को छोड़ करके। ठीक है, आर्टिकल 20-21 को छोड़ करके कुछ मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। मूल अधिकार, ठीक है, तो मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं? जो मूल हमारा संविधान था उसमें तो थे 7, और उसमें से एक को हटा दिए। ये कौन सा हटाया? आर्टिकल 31 वाला। 31 में क्या है, संपत्ति का अधिकार है, इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, तो इसमें से इसको तो खत्म कर दिया, इसका मतलब गया, तो 7 में से एक गया तो 6। वर्तमान में हमारे 6 मूल अधिकार है। आप ये पिक्चर देखिए, इसमें आपको 6 मूल अधिकार नजर आएंगे। ठीक है, आपको नजर आ रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 प्रकार इसके होते हैं। अब हम विधिवत रूप से शुरुआत करते हैं आर्टिकल को पढ़ने की। ठीक है, तो ये 6 मूल अधिकार आपको नजर आए यहाँ पे, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा।
पहले 7 होते थे, एक और संपत्ति का अधिकार था, उसको हमने हटा दिया, जो कि आर्टिकल 31 में उसका जिक्र था, उसको हमने हटा करके मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा के उसको हमने विधिक कानूनी अधिकार बना दिया। ठीक है, विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार उसको हमने बना दिया। तो ये समानता अधिकार आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 में वर्णन है। स्वतंत्रता का अधिकार 19, 20, 21, 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28 में। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29, 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में। आप कहोगे कि ये तो रटने वाली बात हो गई। बिल्कुल भी रटने वाली बात नहीं हुई। मैं आपको एक एक पॉइंट, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर करके समझाऊंगा। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल क्लियर करेंगे। लेकिन बस अभी अभी आपको केवल पे नजर डालनी पड़े क्या है। आप कहोगे सर आर्टिकल 12 से लेकर के जिक्र है, आपने तो 14 से स्टार्ट किया है, आपने 32 पे खत्म कर दिया है, तो 33, 34 और 35 में क्या लिखा हुआ है ये भी बात करेंगे। आप कहोगे कि आपने 12 कहा है, तो 12 और 13 इनका क्या है, इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं आर्टिकल 12 और 13 से। ठीक है, क्लियर हुई तस्वीर? देखिए, चलिए आर्टिकल 12 की बात करते हैं। अनुच्छेद 12। इस अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा है। राज्य शब्द की डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, इस राज्य शब्द की परिभाषा देखें कि ये राज्य है क्या। आपको ये राज्य वर्ड क्यों लिया है? देखो कई जगह आता है कि राज्य बाल श्रम नहीं करवाएगा, राज्य 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कल कारखानों में कार्य करने की इजाजत नहीं देगा, राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करने देगा। तो हर जगह राज्य 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 शब्द आ रहा है। तो सबसे पहले आपको ये तो बताइए राज्य है क्या? क्या ये हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पंजाब ये वाले राज्य हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ राज्य एक्चुअल में संघ के लिए भी यूज नहीं कर रहे हैं, संघ को इंक्लूड करते हुए कई चीजें इसमें शामिल हैं। राज्य का मतलब हुआ कि कोई भी सरकारी तंत्र, कोई भी गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है, अर्थात वो सभी संस्थाएं जो सरकारी हैं, जो क्या हैं, या सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्राप्त करती हैं। बात क्लियर हुई? क्या है राज्य? वो सभी सरकारी संस्थाएं जो सरकारी हैं या फिर वो सरकार से सहायता प्राप्त करती हैं। इस राज्य में बहुत सारी चीजें आएंगी। इस राज्य के अंदर आप संसद को भी इंक्लूड कर सकते हो, इस राज्य के अंदर आप राज्य विधानमंडल को भी इंक्लूड कर सकते हो। मैंने कहा राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो नागरिकों की मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। तो राज्य कौन है? संसद तो कानून बनाती है, राज्य की विधानसभा, विधान परिषद यही तो कानून बनाती है, या फिर कोई भी सरकारी इकाई। ठीक है, कोई भी सरकारी इकाई, सरकारी संस्था या फिर सरकारी कोई भी यूनिट, कोई इकाई। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी क्यों ना हो, जैसे कि LIC गवर्नमेंट कंपनी है ना, गवर्नमेंट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो सरकार से संबंधित हैं, सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है संबंधित हैं किसी न किसी तरीके से। ठीक है, तो वो जैसे कि मान के चलो अभी कुछ टाइम पहले एक कोविड के दौरान ये कानून बना था कि भी मास्क पहन के निकलना है, मास्क के बिना पहन के कोई भी निकलेगा उसके ऊपर जुर्माना हो जाएगा। तो ये कानून बना, इस कानून को लोगों में अप्लाई किया गया। तो ये कानून किसने बनाया? सरकार ने तो बनाया। तो ये सरकार, वो जो कानून बनाने वाली जो संस्था है वो राज्य है। ये राज्य शब्द की परिभाषा है। इसमें बात क्लियर हुई कि राज्य ये नहीं करेगा, राज्य वो नहीं। तो राज्य जो है कुल मिला के 12 जो आर्टिकल है वो राज्य शब्द को परिभाषित कर रहा है। एक खास बात मैं आपको यही बता देता हूँ कि 12 आर्टिकल के साथ साथ एक आर्टिकल 36 आता है। आर्टिकल 36 में भी सेम बात लिखी हुई है। आर्टिकल 36 DPSP के अंतर्गत आता है। अभी कंफ्यूज नहीं होना है, DPSP पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, मैं बता देता हूँ जानकारी के लिए कि आर्टिकल 12 में भी राज्य शब्द की परिभाषा है, आर्टिकल 36 में भी राज्य शब्द की परिभाषा है। राज्य क्या है? राज्य अर्थात जो विधि बनाने वाली कोई संस्था। ठीक है, कोई कानून बनाने, जैसे कि आप मान के चलो आप LIC में काम करते हो, जॉब करते हो,
ठीक है। तो वहाँ उन्होंने कानून बना दिया कि भाई आप कुछ भी बोल नहीं सकते, आप चुप रहोगे। आप कहोगे ये क्या बात हुई, ठीक है। आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशन कोर्ट में आप अपील करोगे कि जी मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, ये कंपनी वाले मुझे बोलने की इजाज़त नहीं दे रहे, ठीक है। तो उस समय वो कानून, नहीं बोलने वाला जो नियम है वो एलआईसी ने बनाया है। फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ, वो एलआईसी ने बनाया है। तो एलआईसी उस समय राज्य है, कानून बनाने वाली संस्था, ठीक है। तो कोर्ट उसके खिलाफ एक्शन लेगा। कोर्ट ये कहेगा कि भाई आप देखो, संविधान पढ़ के देखो, संविधान में क्या लिखा हुआ है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकारों का हनन होता हो, जिससे मूल अधिकारों को क्षति पहुंचती हो, ठीक है। तो ये बात किसकी होगी, आर्टिकल 12। मेरे हिसाब से आपको आर्टिकल 12 समझ में आएगा राज्य क्या है, क्योंकि बार बार हम पढ़ेंगे राज्य ये नहीं करेगा, राज्य वो नहीं, तो आप कहोगे अरे ये राज्य है क्या, इस राज्य से दिमाग खराब है, राज्य है क्या। तो संविधान वालों ने क्लियर कर दिया भाई आर्टिकल 12 पढ़ लो, उसमें राज्य शब्द की परिभाषा दी हुई है। क्या है, वे सभी संस्थाएं जो सरकारी संस्थाएं या सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता लेती हैं, ठीक है। देखें आपने कई बार ट्रस्ट टाइप में स्कूल होते हैं, ट्रस्ट टाइप में कॉलेज होते हैं, उसमें क्या है गवर्नमेंट उनको एड करती है, गवर्नमेंट उनको हेल्प देती है, एक टाइप की गवर्नमेंट उनको अनुदान प्रदान करती है, सब्सिडी देती है कि भाई आप कॉलेज चलाओ, आधा खर्चा हम वहन करेंगे, आधा तुम लोग करें। तो वो भी सरकार एक प्रकार की राज्य के अंतर्गत आएगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये राज्य शब्द की परिभाषा आर्टिकल 12 में लिखी, आर्टिकल 12 समझ में आया। सेम चीज आर्टिकल 36 में भी लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं आर्टिकल 13 क्या कहता है। अनुच्छेद 13 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 13 में एक्चुअल में विधि शब्द को परिभाषित किया हुआ है। विधि का मतलब होता है कानून, ठीक है। मैंने कहा था कि राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता हो, जिससे मूल अधिकारों को नुकसान पहुंचता हो। तो हमने कहा भाई राज्य नहीं बनाएगा, और क्या नहीं बनाएगा, हम कह रहे हैं कि भाई विधि नहीं बनाएगा। तो आप कहोगे राज्य की परिभाषा सुनिए, विधि क्या है, ठीक है। विधि तो कुछ भी हो सकती है। तो विधि क्या होगी उसको आर्टिकल 13 में जिक्र किया हुआ है कि विधि क्या होगी, ठीक है। 13 आर्टिकल में विधि शब्द की परिभाषा दी हुई है, विधि शब्द का उल्लेख किया हुआ है, ठीक है। और इसमें एक और बड़ी खास बात लिखी, पहले आप विधि शब्द को समझते हैं। विधि शब्द क्या है, विधि का मतलब आप समझो कानून जिसको किसने बनाया हो, संसद ने बनाया हो। कानून जिसको किसने बनाया हो, राज्य की विधानमंडल ने बनाया हो। विधानमंडल का मतलब समझिए विधानसभा, विधान परिषद, अर्थात राज्य जो स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट लेवल का जो सिस्टम है, राज्य का जो शासन प्रणाली है उसको, ठीक है। राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी कर दिया, राष्ट्रपति ने क्या जारी किया हो, अध्यादेश। आपको ये अध्यादेश क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे, आप फिलहाल के लिए समझ लो अध्यादेश एक प्रकार का कानून है, ठीक है। राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी कर दिया हो। और क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि राज्य सरकार ने कोई, राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया कोई अधिनियम, कोई सर्कुलर जारी किया हो, ठीक। ये सब विधि शब्द की परिभाषा मानेंगे। कोई भी कानून जो बन रहा है, ठीक है। संविधान बनने के पहले का कोई कानून, संविधान निर्माण से पहले बना कोई कानून। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ बच्चों, विधि शब्द का मतलब होता है कानून। कोई नया कानून बनाए, कोई नया नियम जो बनाए, वो नियम जो है नया हो चाहे पुराना हो, विधि अर्थात नियम अर्थात कानून, ठीक है। कानून जिसको संसद ने बनाया हो, कानून जिसको राज्य विधानमंडल ने बनाया हो, वो सब विधियां आएंगी। राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी किया हो, ठीक है। राज्य सरकार ने कोई अधिनियम, कोई भी नियम बनाया हो, या कोई संविधान के बनने से पहले कोई भी नियम है, संविधान के बनने से पहले का कोई नियम है, तो वो नियम बना हुआ हो, तो वो सारी की सारी चीजें ये विधि शब्द के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। मान लो संसद ने अभी एक, संसद में भी एक बहस चल रही है कि हम महिलाओं को विधानसभा में, लोकसभा में 33% आरक्षण देंगे, कि 33% महिलाएं होंगी,
तो वो कौन जारी कर रहा है? उसको संसद जारी कर रहा है, तो वो भी क्या है? आर्टिकल 13 के अंतर्गत हम कहेंगे एक प्रकार की विधि है। ठीक है, ये चीज है। अब एक बहुत खास बात मैं आपको बताता हूं। एक शब्द होता है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। मैं कह रहा पॉलिटी हो चाहे कोई भी विषय हो, अगर आप शब्द को जितना तोड़ोगे, शब्द को जितना तोड़ करके पढ़ोगे, आपको उतनी ज्यादा आसानी होगी। न्यायिक आप समझ गए भी न्याय से संबंधित, अर्थात न्यायपालिका, अर्थात हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट से संबंधित कोई मामला है। पुनरावलोकन, पुनरावलोकन का मतलब क्या होगा? इसको आप संरक्षित करोगे, आप कहोगे पुनः अवलोकन करना। पुनः अवलोकन करना, अवलोकन मतलब देखना। ठीक है, इसके ऊपर देख करके निर्णय लेना, सोच विचार करना, विचार करना। ठीक है, विचार करना। अब ध्यान से सुनो, ये शब्द मैंने क्यों लिखा है। मैंने ये सब इसलिए लिखा है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, हर चीज बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं होता है, आप समझते हो इस बात को। ठीक है, मैंने ये विधि शब्द को बताता हूं मैं, और जो न्यायिक पुनरावलोकन जो शब्द मैंने लिखा है, मैं उस शब्द को बताना चाह रहा हूं कि न्यायपालिका को यह अधिक, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, न्यायपालिका को यह अधिकार है कि अगर राज्य में, राज्य आप समझ गए, राज्य में संसद भी आ गया, राज्य के अंदर राज्य विधानमंडल भी आ गई, सरकार ने कोई नियम बनाया है। ठीक है, वो कुल मिला के सारी सरकारी संस्थाएं, सरकारी इकाइयां, सरकार से जुड़े हुए जितने भी जो संस्थाएं हैं, वो सब राज्य हैं एक प्रकार के, क्योंकि कानून तो वही बना रहे हैं। अब इस शब्द के ऊपर आपने गौर किया, ध्यान से सुनो मेरी बात, कि न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह राज्य द्वारा बनाए गए किसी विधि, ये वाली विधि, कि राज्य द्वारा बनाई गई किसी विधि का वह न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है, अगर उसको लगता है कि उनका उस विधि के द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। मान के चलो सरकार ने कोई नियम बनाया और मुझे ऐसा लगता है कि उस नियम से मेरे मूल जो अधिकार हैं, वो मूल अधिकार मेरे नष्ट हो रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भी कोर्ट, तो कोर्ट के पास में ये अधिकार है कि वो न्यायिक, जुडिशियली, अर्थात वो न्यायिक दृष्टि से उसको, उस विधि को पुनरावलोकन, उस विधि को दोबारा से अवलोकन, जो संसद ने बना दी, संसद ने देख चुका है संसद को, अब उसका वापस से विचार विमर्श कर सकता है, और उसको वह, अगर उसको लगता है, अगर न्यायपालिका को, कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये विधि जो बनी है वो गलत है, इससे मूल अधिकार नष्ट हो रहे हैं, तो वह उस विधि को खत्म कर सकती है, रद्द कर सकती है, चाहे वो कोई भी कानून हो। बात समझ में क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, दोबारा सुनो ध्यान से। न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह राज्य द्वारा बनाई गई कोई विधि, अगर वो विधि मूल अधिकारों का हनन कर रही है, मूल अधिकारों को चोट पहुंचा रही है, तो उस विधि को जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट, उस विधि को शून्य, जीरो घोषित कर सकती है, उसको रद्द कर सकती है, उसको खत्म कर सकती है। अर्थात उसका न्यायिक पुनरावलोकन हुआ, उसने उसको चेक किया, उसने दोबारा से पढ़ा उसको पूरा क्या लिखा हुआ है, मैटर क्या है, उसको लगा कि हाँ ये विधि वाकई में मूल अधिकारों का हनन कर रही है, तो उसका क्या हो सकता है, उसको जीरो, उसको डिक्लेयर कर देगी कि भाई ये जीरो है, इसको रद्द करो, ये कानून नहीं चलेगा। ठीक है, संसद जो राज्य ने बनाएगा, तो राज्य कहाँ है? आर्टिकल 12 में। राज्य क्या बना रहा है? विधि अर्थात कानून कहाँ? आर्टिकल 13 में। तो ये विधि कहाँ है? आर्टिकल 13 में। एक बात और देखिए, मैंने कहा कि राज्य ने कोई विधि बनाई, बात समझना ध्यान से मेरी बात को। राज्य ने अर्थात आर्टिकल 12 में जो राज्य लिखा हुआ है, आर्टिकल 12 में राज्य क्या होगा? कोई भी सरकारी संस्था, सरकार से जुड़ी, चाहे खुद सरकार हो, चाहे संसद हो, चाहे राज्य विधानमंडल हो, ठीक है, कुछ भी चीज, और कोई भी क्या बनाई उसने? कानून बनाया है। आर्टिकल 13 में विधि का मतलब क्या बताया मैंने? कानून बताया था ना, विधि का मतलब कानून होता है। राज्य ने कोई विधि बनाई, और जो वो विधि है वो मेरे मूल अधिकारों का हनन करती है,
मूल अधिकारों का क्या करती है, वो हनन करती है। तो मैंने वो केस डाल दिया सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यायपालिका। फिर भाई यही तो हमें न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, न्यायपालिका। तो सुप्रीम कोर्ट ने और न्याय कोर्ट ने उस विधि का क्या किया, उस विधि को चेक किया, उसको पुनरावलोकन किया, और उस विधि को सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि ये कानून गलत है, ये नियम गलत है, तो वो इसको रद्द कर सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। कौन रद्द कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। सुप्रीम कोर्ट उस विधि को रद्द कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है। इसका मतलब हमारे अधिकारों की रक्षा कौन कर रहा है? मूल अधिकारों के ऊपर जैसे आफत आके पड़ी, हम लोग कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट में। हमने सुप्रीम कोर्ट से कही, मिलोड बड़ी आफत आ चुकी है, बचाओ बस कैसे भी करके। ये सरकार जो बैठी हुई है हमारे मूल अधिकारों को नुकसान पहुंचा रही है, हमारी सहायता करो। सुप्रीम कोर्ट आएगा, भाई कैसे सहायता, कैसे नुकसान पहुंचा रही है कि मिलोड ये फलाना कानून लेके आए हैं, इस कानून से हमारा नुकसान होगा, वो उस कानून को चेक करेगा। कौन? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायपालिका। न्यायपालिका को अगर लगा कि हाँ वास्तव में ये मूल अधिकारों का हनन है, तो वो उस विधि को, उस कानून को रद्द कर सकती है। इसका मतलब हमारे मूल अधिकारों की जो रक्षा कर रहा है वो कौन कर रहा है? न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। जब भी हमारे अधिकारों के ऊपर, हम अधिकारों की हनन की बात आती है, हम लोग कहाँ का दरवाजा खटखटाते हैं? हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अर्थात न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाते हैं। तो ये बात हुई आपकी। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण, तो मैं जो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक के जो मूल अधिकार हैं, जो मूल अधिकार दिए हुए हैं, क्या उनमें बदलाव कर सकती है? हम कहेंगे उसमें संसद बदलाव कर सकती है। कौन बदलाव कर सकती है इसमें? संसद। ये बात कहाँ लिखी हुई है? आर्टिकल 35 में लिखी हुई है। ठीक है, आर्टिकल 35 35 में एक बात लिखी हुई है कि संसद उसमें बदलाव कर सकती है। कैसे? तो आप ध्यान रखिए, संसद जब भी बदलाव करेगी तो उसमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन के द्वारा 368 में लिखी हुई बात, संविधान में संशोधन, अर्थात मूल अधिकारों में अगर कुछ बदलाव करना है, मूल अधिकारों में अगर कटौती करनी है, तो आप सिंपल प्रोसीजर से नहीं कर सकते, आप संविधान के अंदर जाकर ही बदलाव करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी बात बनेगी कहीं। ठीक है, संविधान में आपको क्या करना पड़ेगा? बदलाव करना पड़ेगा, संविधान में चेंजमेंट करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आपका सिस्टम बैठेगा। ठीक है, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का जिक्र किया हुआ है। मेरी बात समझ में आ गई? चलिए।